सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, जहां पर डॉक्टर मानिक साहा की सरकार ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ ली। अगरतला में भारी शक्ति प्रदर्शन के अलावा बीजेपी ने तिपरा मोथा के साथ गठबंधन की बात भी शुरू की है। अब सवाल ये भी है, सस्पेंस भी बरकरार है कि क्या तिपरा मोथा सरकार का हिस्सा बनेगी। देखते हैं सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। 70 साल के डॉक्टर मानिक साहा दांतों के डॉक्टर थे जो राजनीति में आ गए। होली के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। हजारों बीजेपी समर्थकों की नारेबाजी के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। আমি শ্রী রতনলাল নাথ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ভগবান বুদ্ধের নামে मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। जिन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से त्रिपुरा में ही बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। बाकी दोनों राज्यों में प्रमुख दल दूसरी पार्टियां हैं। डॉक्टर साहा के अलावा 8 और मंत्रियों ने शपथ ली। पिछले मंत्रिमंडल के 4 बीजेपी मंत्रियों ने इस बार भी शपथ ली, जबकि पार्टी के 3 नए विधायक और सहयोगी दल आईपीएफटी का 1 विधायक भी मंत्री बने। 2 घंटे से ज्यादा लंबे मीटिंग के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा निकले स्टेट गेस्ट हाउस से। लेकिन क्या तिपरा मोथा और जिनके साथ मीटिंग हुआ है, तिपरा मोथा के वरिष्ठ नेता और तिपरा मोथा के चीफ प्रद्योत मानिक, क्या ये दल इस रूलिंग गठबंधन को ज्वाइन करेंगे? इस पर कोई खुल के बात अभी भी नहीं कर रहा है। कयास लग रहे थे कि वामपंथी गढ़ धनपुर में जीतने वाली केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक मंत्री बनाई जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी 3 मंत्री पद हाली रखे गए हैं। जानकारों का कहना है कि तिपरा मोथा पार्टी के साथ सहयोग होने पर ये सीटें उन्हें मिलेंगी। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा और मानिक साहा तिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत मानिक देव बर्मन और उनके विधायकों से मिले। बीजेपी विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और 2024 के लिए समर्थन भी जुटाना चाहती है। कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी सीएम, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया है। जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है। हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपस्थित होना बीजेपी के तरफ से एक संदेश है। बीजेपी भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में अपने लिए जगह बढ़ाना चाहते हैं और 2024 को चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पे पहले उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री यहां आज अगरतला आए हैं और बाकी जो उत्तर पूर्व राज्य है वहां पे भी बीजेपी अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर पूर्व राज्य से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ अगरतला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां रतलाम में रविवार को हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पर राज्य में सत्ता और विपक्ष में तलवार तन गई है। कई हिंदूवादी संगठन भी इसे धर्म और संस्कृति पर हमला बता रहे हैं। कांग्रेस ने रतलाम में प्रदर्शन किया तो उसमें बीजेपी नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी भी शामिल हुए। रतलाम में विधायक सभागृह में रविवार को 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कई राज्यों के 350 प्रतिभागी शामिल हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी महापौर प्रहलाद पटेल ने कन्या और हनुमान जी की पूजा से की। चैंपियनशिप के मंच पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने महिला बॉडी बिल्डरों ने प्रतियोगिता में शिरकत की। कांग्रेस को यह हनुमान जी का अपमान लग रहा है। कार्यक्रम के बाद परिसर में गंगाजल छिड़का गया। अगले दिन कांग्रेस ने कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ किया, भोपाल के पीसीसी दफ्तर में भी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैतन्य कश्यप जी के संयोजकत्व में रतलाम में अश्लीलता परोसी गई है और विडंबना इस बात की है कि जिस कथित राम भक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक सामाजिक समृद्धता हासिल की है, उन्हीं राम के परम भक्त हनुमान की मौजूदगी में एक सुनियोजित प्रयास था अभद्रता और अश्लीलता परोसने का, जो अक्षम्य अपराध है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बॉडी बिल्डरों के साथ हनुमान जी की मूर्ति पर विश्व हिंदू परिषद भी नाराज दिखा। जिस प्रतियोगिता के मंच पर हनुमान विराजित थे, वहां महिलाओं द्वारा अपने शरीर का ऐसा प्रदर्शन ये उचित नहीं है। ये सीधे सीधे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। हनुमान जी महाराज भगवान अपने आप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं और यह प्रदर्शन सीधा सीधा हिंदू भावनाओं को, आस्था को इससे ठेस पहुंची है। आयोजकों से विश्व हिंदू परिषद ये कहना चाहता है कि इस प्रकार के आयोजनों को विश्व हिंदू परिषद स्वीकार नहीं करता है। आयोजन बीजेपी नेताओं ने किया, अब पार्टी सफाई दे रही है, कह रही है कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। कांग्रेसी लोग कभी भी महिलाओं को कुश्ती करते नहीं देख सकते, महिलाओं को वो जिम्नास्टिक करते नहीं देख सकते, महिलाओं को स्विमिंग करते, क्योंकि उसमें फिर क्या उनके अंदर का शैतान जागृत होता है। तो उनको कोई भी महिला जो खेल के मैदान पे देखिए कितनी गंदी नजर से देखते हैं, शर्म नहीं आती उनको। इसी वजह से स्विमिंग पूल में देखते हैं जब वो बिटियाएं उतरती है, हमारी बहनें उतरती है हमारी, बहुत ही बेशर्म किस्म की व्याख्या और बयान है। बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग की नजर से, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और जो उसको कपड़ों से आंकते हैं, मुझे तो उनकी सोच पर तरस आता है। निंदनीय और घृणित सोच है कांग्रेस की। वैसे आयोजकों ने अपनी सफाई में कहा है कि कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का था, उन्होंने सिर्फ आयोजन में मदद की थी। महिला दिवस के मौके पर किसी भी दल के नेता को सुनिए, उन्हें सुनकर ऐसा लगेगा आधी आबादी को बस पूरा हक मिलने वाला है, इनकी सोच ऐसी है। लेकिन कोई मुद्दा सियासी मिल जाए तो फिर इन्हीं नेताओं को सुनिए, उन्हें सुनकर ऐसा लगेगा अरे इनकी सोच ऐसी है। रतलाम से अपने सहयोगी साजिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां वसंत विहार इलाके में कल शाम तेज रफ्तार थार जीप ने 7 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना मलाई मंदिर के पास हुई, जब कल शाम 7:30 बजे के आसपास बेकाबू रफ्तार थार जीप ने मलाई मंदिर के पास सड़क किनारे लगी रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को रौंद दिया। इस घटना में वहां खड़ी 2 कारों को भी खासा नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक थार जीप का ब्रेक फेल होने की वजह से ये टक्कर हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घायलों का इस वक्त एम्स में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बदलते हुए मौसम में इस वक्त सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है और एक बार फिर से देखने में आ रहा है कि वायरल की चपेट में लोग आ रहे हैं। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तरह ही बेहद संक्रामक है H3N2 इन्फ्लुएंजा। काफी लोग इस बीमारी से इस वक्त ग्रसित हो रहे हैं। बीमार लोग किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सबसे मसरूफ निजी अस्पतालों में से एक का इन्फ्लुएंजा वार्ड। 48 साल की दिल्ली निवासी नीलू मल्होत्रा को लंबे समय से बुखार, खांसी और थकान के बाद यहां दाखिल किया गया। मेरा सबसे सिम्टम फीवर और खांसी था और शिवरिंग बहुत ज्यादा थी, बहुत ठंड लग रही थी मुझे, और खांसी, जुकाम, कंजेशन, यही सब थे। और मैंने दवाई ली, मेरा बेटा को डॉक्टर है, पर मुझे घर में फर्क नहीं पड़ा।
H3N2 इन्फ्लुएंजा, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, बेहद संक्रामक है और उत्तर भारत में पिछले कुछ महीनों में अस्पतालों में सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले मरीज इसी फ्लू से पीड़ित हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बुखार, बदन में दर्द, सांस लेने में दिक्कत से लेकर गला खराब होने की शिकायतें लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों से इन्फ्लुएंजा के बहुत मामले आ रहे हैं। ये कोविड जैसा ही है क्योंकि दोनों वायरल बीमारियां हैं, दोनों बहुत तेजी से म्यूटेट होती हैं, दोनों महामारी की शक्ल ले चुकी हैं और फेफड़ों पर असर डालती हैं। इस आक्रामक और देर तक चलने वाले वायरस के साथ साथ भारत भर में कोविड के मामलों में भी अचानक तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से देश में एक दिन के कोरोना के मामलों में 260 ताजा मामलों का इजाफा हुआ है, जबकि मौजूदा मामले बढ़कर 3000 हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा और अडेनोवायरस जैसे अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ते मामलों से एक दिक्कत ये भी होती है कि लोग रोग से निपटने के लिए अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन वायरल रोगों में एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। भारत में कोविड पैंडेमिक के बाद कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन सामने आए हैं। अब इसका ये मतलब है कि एक लार्जर हैबिट फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, या फिर चाहे समय पर वैक्सीनेट करवाना और अपनी इम्यूनिटी हाई रखना हो। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह और सुदीश के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। दिग्गज कलाकार मिस्टर इंडिया के मशहूर किरदार कैलेंडर और जाने माने फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक का निधन कल रात करीब 1 बजे दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश कौशिक ने मंगलवार को जमकर होली खेली थी, अपनी रंग बिरंगी तस्वीरों को ट्वीट किया था, सबको हैप्पी होली कहा था और आज उनके सबसे करीबी दोस्त अभिनेता अनुपम खेर के ट्वीट से ये जानकारी सामने आई कि सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड में सतीश कौशिक का करियर जो है करीब 40 साल का रहा और उन्होंने शुरुआत जो की 1978 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री लेकर पढ़ाई की, उस थिएटर किया। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग में की। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ था। सतीश कौशिक के एक ऐसे इंसान जो कि अनंत प्रतिभाओं के धनी थे, बेहद हंसमुख, किसी ने उनमें अपना बड़ा भाई देखा, किसी ने गुरु को खोजा, किसी ने करीबी दोस्त खोया अपना। हमेशा मुस्कुराते इस चेहरे को सभी अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना। आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ। एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में। कागज़ उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज़ 2 शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया। एक कॉमेडी से लेके थिएटर पे, रंगमंच की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। गुरुवार की सुबह एक दुखद समाचार के साथ हुई। जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे। सतीश होली मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गए हुए थे और जहां पर उन्होंने होली मनाई अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भी साझा की। लेकिन रात को जब उनको अपनी तबीयत बिगड़ती नजर आई तो उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में है और जहां पर उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और माना जा रहा है कि करीब 2:30-3 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको मुंबई लाया जाएगा। एक चार्टर्ड प्लेन में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और दूसरे चार्टर्ड प्लेन में वो उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, वो साथ में आएंगे और फिर उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर हम बात करें सतीश कौशिक के करियर की तो करीब 40 साल लंबा उनका करियर है, जिसमें उन्होंने बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक
सब तरह से काम किया है, रंगमंच पे काम किया है, रेडियो पे भी काम किया है और वेब सीरीज़ में भी काम किया है। उनके यादगार किरदारों की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर इंडिया का जो किरदार था कैलेंडर, वो सबको याद है, या फिर दीवाना मस्ताना का पप्पू मेजर, वो सबको याद है। अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी के लिए उन्होंने 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते, जिनमें से एक अवार्ड था उनका राम लखन के लिए और दूसरा था साजन चले ससुराल के लिए। सतीश कौशिक ने, अगर उनके निर्देशन की अगर उनकी हम बात करें तो उन्होंने हम आपके दिल में रहते हैं, तेरे नाम और कागज़ जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है। और फिल्म जगत से खाली सिनेमा बनाने या सिनेमा में काम करने से नहीं, बल्कि उन्होंने सिनेमा के लिए और भी बहुत से काम किए हैं। जहाँ पे सिनेमा नहीं पहुँच सकता है, ऐसी जगहों पे उन्होंने चलता फिरता सिनेमा को स्थापित करने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री हो या पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं उनका योगदान ज़रूर रहा है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए। तो हरदिल अजीज सतीश कौशिक के बचपन की अगर बात की जाए तो दिल्ली के करोल बाग में उनका बचपन बीता। NDTV ने उन्हें फिल्म देखने का, उन्होंने बताया कि फिल्म देखने का कितना शौक उन्हें बचपन से रहा है कि वो माँ के तकिए के नीचे से पैसे चुराकर फिल्म देखने के लिए चले जाते थे। और ये बातें उन्होंने हमारे खास कार्यक्रम ये फिल्म नहीं आसान में प्रशांत सिसोदिया से इस पर पूरी विस्तार से बात की थी। उसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं। करोल बाग में रह के छोटी गलियों में इतना बड़ा सपना कैसे देखा, और मुझे ये भी जानना है कि वो बीज कहां से पड़ा। मैं ना करोल बाग 45 नंबर नाई वाला गली में पैदा हुआ था। फादर हरियाणा से थे, हमारे रूट्स हरियाणा के हैं। छोटा सा घर था, 1.5 कमरा बोल सकते हो आप उसे। उसके अंदर 3 बहन 3 भाई, माँ बाप 8 लोग रहते थे। और मैं एक अकेला आदमी था कि मैं गली की चारपाई पे बैठ के बाबूजी से ये बोलता था, बाबूजी मुझको बड़ा पॉपुलर आदमी बनना है, मेरा नाम जो है ना अखबारों में आना चाहिए। पता नहीं कैसे कहा, क्या हिम्मत थी, क्या सपना था, लेकिन कहा और उनके आशीर्वाद से अखबारों में आया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वो चारपाई नहीं थी मेरे लिए, तो उड़न खटोला थी असल में वो ना, जो मुझे आसमान में ऐसा दिमाग में आया क्यों? कहीं मैं अपने आप को ना भीड़ से अलग करने की, मेरे को चाहे मैं छोटे परिवार से था, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था। कितने उम्र के थे उस वक्त? मैं होऊंगा करीब 9वीं क्लास में। आपने फिल्म देख ली थी तब तक? हाँ, पिक्चरों का तो मतलब घर में बहुत पिटाई हुआ करती थी। मैं भाग भाग के पिक्चर देखा करता था। रिवोली सिनेमा मैंने फर्स्ट 7 बार लगातार देखी असल में, जितेंद्र साहब की असल में। तो ऐसे पिक्चर देखते थे असल में। किसी को क्या पता था कि अभी ये सब हमारे जानकार बन गए। पैसे माँ के तकिए के नीचे से चुराया करते था। कहाँ से पैशन, कहाँ से दिमाग में था, शायद होता है ना कि मैं तो कहता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में एक काम सोचा कि मेरे को ये बनना है और मैं वो बन गया।